मैं मंत्रमुग्ध सी बैठी लपटों को घूर रही हूँ। वे क्रिस्टिन के अपार्टमेंट में बने अतिदान में नाच रही है और उनके किनारे पर संतरे और नीली रंग के शौले साफ देखे जा सकते हैं। अलाव की जलती आग और मेरे कंधों के आसपास लिपटे कंबल के बावजूद मेरा पूरा शरीर सिहरा पड़ा है। मैं ठंड से जमी जा रही हूँ। मैं आसपास से आ रही फुसफुसाहटों को महसूस कर सकती हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि वे कहीं दूर से आ रही है। मैं शब्द को नहीं सुनती, केवल आँख से निकलते स्वर पर ही दूर पूरा ध्यान टिका कर रखा है। मैं अचानक ही उस घर में जाती हूँ जो हमने कल देखा था, जहाँ बड़े बड़े आतिशदान थे। वहाँ सचमुच लकड़ी से आग जलती है। मैं क्रिश्चियन के साथ ऐसे ही जलते अलाव के आगे रात बिताना चाहती हूँ। हाँ, सच में कितना अच्छा रहेगा। बेशक वह इससे भी हमेशा की तरह यादगार बनाने के लिए कोई न कोई तरीका खोज ही लेगा। मैं याद कर सकती हूँ कि उसके साथ तो वे पल भी यादगार हो जाते हैं जब हम सही मायनों में शारीरिक संबंध बनाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे होते। हाँ, वे पल भी शानदार होते हैं, पर अभी क्रिस्टियन कहाँ है? लपटें सुंदर लग रहे हैं और मन मोह रही है। वे मंत्रमुग्ध करना जानती है। एनेस्टेसिया, तुमने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया है। जब वह मेरे साथ पलंग पर पहली बार सोया था तो उसने मुझसे ये शब्द कहे थे। अरे नहीं, मैंने अपने बाहों को कस कर अपने आसपास लपेट लिया है और हकीकत आंखों के आगे नाच उठी। चार्ली टेंगो कहीं खो गया है। ऐना, मिसेज जोस का दुलार भरा सुर मुझे कमरे में खींच लाया। उन्होंने मुझे एक कप चाय थमा दी। मैंने चाय थामी तो मेरे हाथ कांपने लगे। धन्यवाद, मैंने रूंधे गले से कहा और रोके हुए आंसू गले में ही अटक गए। एरिया यूं आकार के बने बड़े से काउच पर ग्रेस के साथ हाथ थामे बैठी है। वह मुझे अपने प्यारे चेहरे के साथ दुख और पीड़ा भरी नज़रों से देख रही है। ग्रेस बुढ़ी लग रही है, अपने बच्चे के लिए चिंतित एक माँ की तरह। मैं उन्हें देखकर दिलासे से भरी मुस्कान भी नहीं दे पाती, एक आंसू तक नहीं बहा पाती। मैंने इलियट, उस और इरफान को घूरा। वह सब नाश्ते के बार के पास खड़े गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। मिसेस जोस ने खुद को रसोई में व्यस्त कर लिया है। केट टीवी वाले कमरे में स्थानीय खबरें देख रही है। क्रिस्टियन ग्रे खो गया है। उसका प्यारा चेहरा बार बार टीवी पर दिखाया जा रहा है। अचानक यह एहसास हुआ कि उस कमरे में पहले कभी इतने लोग एक साथ नहीं आए थे। वे सब कमरे के अलग अलग हिस्सों में द्वीप बने खड़े हैं। वे सब मेरे क्रिस्टियन के लिए यहाँ है। वह अभी घर नहीं लौटा है। यदि वह यहाँ होता तो उनके बारे में क्या सोचता? टेलर और कैरिक अधिकारियों से बातें करते हुए हमें सूचनाएं दे रहे हैं, पर सब बेकार। हकीकत यही है कि पिछले 8 घंटों से उसका कोई अता पता नहीं है। अभी अंधेरे की वजह से खोजबीन भी रोक दी गई है। कौन जाने कि वह कहाँ है। वह चोटीला या भूखा हो सकता है, या फिर उससे भी कुछ बदतर। मैंने मन ही मन जीसस से प्रार्थना की, प्रभु उसे ठीक रखना। दिमाग में यही एक बात बार बार मंत्र की तरह गूंज रही है। मैंने अब ज़्यादा बदतर सोचने की बजाय उम्मीद की कि किरण अपना लिया। उसे कुछ नहीं होगा, वह सही सलामत लौट आएगा। तुम मेरी जीवन रेखा हो। उसके ये शब्द मुझे छल रहे हैं। हाँ, एक उम्मीद हमेशा बाकी होती है। मुझे मायूस नहीं होना चाहिए। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे हैं। प्रभु, मैं अपनी बाकी ज़िंदगी उसके साथ बिताना चाहती हूँ। उसकी ज़िंदगी छोटी मत करना। हमें अभी एक साथ बहुत सा वक्त चाहिए। हमारे पिछले सप्ताह का संग साथ यूं ही खत्म नहीं हो सकता। मुझे हम दोनों के बीच बीते एक एक कोमल पल की याद सता रही है। ऐना, मैं वहीं हूँ। ऐना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मुझे छुओ प्लीज़। मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि उसके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहेगा। मैं एक साया बनकर रह जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा प्यारा क्रिश्चियन कहाँ है? ऐना, ये मैं हूँ। मैं पूरी तरह से तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हें इस बात का एहसास कैसे दिला सकता हूँ? मैं कैसे यकीन दिला सकता हूँ कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ? मैंने आंखें खोली और आग को फिर से देखे। उसके दिल का सदा है, उसका बचपना, उसकी जलन, उसकी सभ्यता, उसके नाचने का अंदाज, उसकी शांत और उम्मीद से भरी आंखें, सब आंखों के आगे तैर गया। एनेस्टेशिया, मैं अपनी सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हारे शरीर, तुम्हारी आत्मा को चाहता हूँ। उसे सही सलामत रखना। वह इस तरह छोड़कर नहीं जा सकता। अब मेरी दुनिया भी उससे ही बंधी है। अचानक मुंह से एक सुबकी निकली तो मैंने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे मजबूत बनना होगा। ओस अचानक वहाँ आ गया या पहले से खड़ा था, मैं समझ नहीं सकी।
ऐना, अपनी मॉम या डैड से बात करना चाहती हो? उसने पूछा। नहीं, मैंने उसका हाथ थाम लिया। मैं बोल नहीं सकती। उसने अपने गर्म हाथ से भींचते हुए मुझे दिलासा देना चाहा। ओह मॉम, यह नाम सुनते ही मेरे होंठ काँप उठे। क्या मुझे उन्हें फ़ोन करना चाहिए? नहीं, पता नहीं वे कैसे पेश आएंगे। शायद रे से बात कर सकते हैं, पर वे कभी भावुक नहीं होते। ग्रेस लड़कों के पास गई तो इरिया उठकर मेरे पास आ गई और मेरा दूसरा हाथ थाम लिया। वह लौट आएगा, उसने मुझे दिलासा दिया। उसकी आंखें भी लाल है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है। मैंने इर्थन को देखा, जो कैट और इलियट को देख रहा है। रात के 11 बजे से ज़्यादा वक्त हो गया है। हम बीतते घंटे के साथ मेरा गला रूंधता जा रहा है। मैं इरिया और जोश का हाथ थामे अपने आप को बुरे से बुरे पलों के लिए तैयार कर रही हूँ। इस वक्त मैं सारी बातें भूलकर बस उसे अपनी आंखों के आगे देखना चाहती हूँ। सुबह की तस्वीरों वाली बात कोई अहमियत नहीं रखती। क्रिस्टियन लौट आओ, मैं चर्च जाऊँगी, मैं कुछ भी करूँगी। क्रिस्टियन। ग्रेस के इन सब को सुनते ही मैंने दरवाजे की ओर देखा, जहाँ बिखरा बिखरा सा क्रिस्टियन खड़ा दिखाई दिया। वह कमीज और सूट की पैंट में है, जूते जुराबे और जैकेट हाथों में है। वह थका हुआ है, गंदा और बला का सुंदर दिख रहा है। हाय, क्रिस्टियन आ गया, वह जिंदा है। मैं मन ही मन तय कर रही हूँ कि ये मति भ्रम है या हकीकत। वह भी हैरानी से सबको देख रहा है। उसने जैकेट और जूते नीचे रखे और ग्रेस को थाम लिया, जो उसके गले लगाकर गालों को चूम रही है। मॉम, मैंने सोचा था कि शायद दोबारा तुम्हें देख नहीं पाऊंगी, वे हौले से बोली। मॉम, मैं तो आ गया हूँ। मैं आज हजारों मौतें मरी हूँ, वे धीरे से बोली और अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। मैं नहीं जानती कि वह कैसा महसूस कर रही है, पर उसने मॉम को कसकर गले से लगा लिया। ओह क्रिस्टियन, वे ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वह उन्हें गले से लगाए चुप कराता रहा। तभी कैरिक भी वहीं आ गए। वह जिंदा है, वह आ गया। वह टेलर के ऑफिस से बाहर निकले, उनके हाथ में एक फ़ोन है। उन्होंने दोनों को गले से लगा लिया और चैन की सांस ली। डैड। इरिया भी उठकर भागी और उनके गले लग गई। मेरे गालों से अभी भी आंसू बहने लगे। वह आ गया है, पर मैं हिल नहीं सकती। कैरिक सबसे पहले पीछे हटे और उसके कंधे थपथपाए। फिर इरिया और ग्रेस पीछे हो गए। सॉरी है मॉम, सब ठीक है, उसने दिलासा दिया। तुम थे कहाँ? क्या हो गया था? ग्रेस ने रोते हुए अपने सिर हाथों में दे दिया। मॉम, उसने आगे आकर उनका माथा चूम लिया। मैं आ गया हूँ, मैं सही सलामत हूँ, बस पोर्टलैंड से आने में वक्त लग गया। उसने कमरे में ताका तो उसकी आंखें मेरे आंखों से टकराई। उसने औसे को देखा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। उसका चेहरा कड़ा हो आया। मैंने चैन की सांस ली, पर आंसू नहीं थमे। उसने अपना ध्यान अपने मॉम पर लगा दिया। मॉम, क्या हुआ? क्रिस्टियन, तुम खो गए थे, तुम सिएटल नहीं आए, हमसे संपर्क नहीं किया। उसने हैरानी से भय उठाई। दरअसल मैंने सोचा नहीं था कि मुझे आने में इतनी देर हो जाएगी। तुमने फ़ोन नहीं किया क्यों? सेल में पावर नहीं था, तुम कहीं रुक कर बात करते। ओह, ये लंबी कहानी है। क्रिस्टियन, आज के बाद मेरे साथ ऐसा मत करना, समझे? वे तकरीबन चिल्लाई। हाँ मॉम, उसने अपने हाथ से उनके आंसू पोंछ दिए और फिर गले से लगाया। जब वे शांत हुई, उसने इरिया के गले से लगाया, जिसने उसकी छाती पर चपत जमा दी। तुमने हमें चिंता में डाल दिया था। वह भी रो रही थी। मैं आ तो गया हूँ, क्रिस्टियन बोला। इलियट आगे आया तो क्रिस्टियन ने इरिया को कैरिक के हवाले कर दिया, जो अभी ग्रेस को भी संभाल रहे थे। तुम्हें देखकर अच्छा लगा, इलियट बोला और गले लगा। साफ दिख रहा था कि वह किसी तरह अपने भावों को छिपा रहा है। उसने क्रिस्टियन के पिछवाड़े पर धूल जमाकर उसे हैरान कर दिया। मेरा चेहरा आंसुओं से तर रहा है और पूरा कमरा निस्वार्थ स्नेह से भीग गया है। देखो क्रिस्टियन, यह सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं, शायद अब तक तुम यकीन करने लगे होगे। कैट भी मेरे पास खड़ी मेरे बाल सहला रही है। ऐना, वह आ गया है, उसने मुझे दिलासा दिया। मैं अब अपनी लड़की को हाय बोलने जा रही हूँ, क्रिस्टियन ने माता पिता से कहा और वे मुस्कुराकर पीछे हट गए। वह आगे आया, उसकी आंखों से प्यार ही प्यार छलक रहा है। मैं हिम्मत जुटा रही हूँ कि किसी तरह खड़ी होकर उसके खुली हुई बाहों में सिमट जाऊँ। क्रिस्टियन, मैंने सुबकी भरी। चुप, उसने मेरे बालों को सूंघते हुए गहरी सांस ली। उसने हौले से मेरा आंसुओं से भीगा चेहरा चूम लिया। हाय हाय, मैंने जैसे ही बोला, गले में जैसे कुछ अटक सा गया। मुझे याद किया? जरा सा। वह हंसा। उसने अपने हाथ मेरे बहते आंसू को पोंछ दिए। मैंने सोचा मेरे गला रूंध गया। मैं देख सकता हूँ, चलो अब चुप करो, मैं आ गया हूँ ना, वह हौले से बोला और फिर चूम लिया। क्या तुम ठीक हो? मैंने उसकी छाती, बाजू और कमर को छूते हुए पूछा।
मैं उसके शरीर की गर्माहट को महसूस कर सकती हूँ। उसने मुझे दिलासा दिया कि वह बिल्कुल ठीक है। क्या तुम्हें भूख लगी है? खाने के लिए कुछ लाऊं? हाँ। मैं जाने लगी तो उसने मुझे अपने से सटा लिया और औसे की तरफ हाथ बढ़ाया। मिस्टर ग्रे, मुझे क्रिस्टियन कहे, वह बोला। ओह क्रिस्टियन, स्वागत है। मुझे खुशी है कि तुम ठीक ठाक हो। अपने घर में रखने के लिए मेहरबानी, जोश बोला। कोई बात नहीं, क्रिस्टियन ने कहा। और अचानक हमारी नज़रें मिसेस जोस पर गई, जो अचानक पास आकर खड़ी हो गई थी और टिश्यू पेपर से आंसू पोंछ रही थी। मिस्टर ग्रे, क्या मैं कुछ ला सकती हूँ? हाँ गैल, एक बियर दे दो और खाने को कुछ लगा दो। क्रिस्टियन ने बड़े ही लगाव से मुस्कान दी। मैं अपने दुख के बीच देख नहीं सकी कि मिसेस जोस भी उसके लिए परेशान थी। वे भी आंसू बहा रही थी। मैंने जाना चाहा तो क्रिस्टियन ने जाने नहीं दिया। मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी। तभी गैल बियर की बोतल और गिलास ले आई। क्रिस्टियन ने गिलास के लिए मना करते हुए बोतल ही थाम लिया। बाकी परिवार भी वहीं आ गया। उसने ईर्थन से हाथ मिलाया और कैट के गाल पर हल्का सा चुंबन दिया। तुम बियर से ही काम चला लोगे, इलियट ने कहा। वैसे तुम्हें हुआ क्या था? मुझे डैड ने कॉल किया कि तुम्हारा चोपर खो गया है, इलियट, ग्रेस ने फटकारा। हेलीकॉप्टर, क्रिस्टियन ने गुस्से से कहा और बाकी लोग मुस्कुराने लगे। शायद परिवार का कोई पुराना चुटकुला है। चलो बैठो, फिर बताता हूँ। सबकी आंखें उस पर लगी थी। उसने बियर से घूंट भरा। दरवाजे से टेलर ने सिर हिलाया और क्रिस्टियन ने पूछा, तुम्हारी बेटी? ठीक है सर, झूठी खबर थी। अच्छा, क्रिस्टियन मुस्कुराया। सर, आपके लौटने से खुशी हुई। कुछ और काम होगा? हमने हेलीकॉप्टर उठवाना होगा। ये काम अभी होगा या सुबह करना होगा? टेलर, ये काम सुबह ही करेंगे, उसने कहा। टेलर ने प्यारी सी मुस्कान दी और शायद अपने ऑफिस में लौट गया। क्रिस्टियन अपनी कहानी सुनाने लगा। वह चार्ली टैंगो में रॉस के साथ जा रहा था। मैं चुपचाप बैठे उसके हाथों में हाथ लिए घूर रही हूँ। रॉस ने कभी माउंट सेंट हेलेंस नहीं देखा, इसलिए वापस पर हमने छोटा रास्ता अपनाने की सोची। हम जमीन के तल से करीब 2 फुट से ऊंचाई पर थे कि अचानक इंस्ट्रूमेंट पैनल में रोशनी दिखी। जहाज की पूंछ में आग लग गई थी और हमारे पास जमीनी संपर्क व इलेक्ट्रॉनिक्स कटने के सिवा कोई विकल्प नहीं था। हमने उसे सिल्वर लेक के पास उतारा, रॉस को निकाला और आग बुझाने की कोशिश की। आग दोनों इंजन में। कैरिक घबरा गया। हाँ, सीट पर मैंने सोचा। हाँ, किस्मत अच्छी थी, हमारी उड़ान नीची ही थी। उसने अपनी बाह को घेरा मेरे आसपास उसने अपना बाह का घेरा मेरे आसपास डाल दिया। ठंड लग रही है, मुझसे पूछा और मैंने इनकार में सिर हिलाया। तुमने आग कैसे बुझाई? उन्होंने पूछा। हमारे पास आग बुझाने के यंत्र थे। तुमने कॉल नहीं किया या रेडियो का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ग्रेस पूछा। हमारे पास न रेडियो था न ऑन से आग भड़काने का डर था। फ़ोन का जीपीएस काम कर रहा था, जिससे हमने नज़दीकी सड़क का पता लगाया। वहाँ तक पैदल जाने में 4 घंटे लगे। रॉस के जूते ऊंचे एड़ी के थे। हमारे पास सेल का इंतज़ाम नहीं था। दोनों के फ़ोनों की बैटरी भी बंद हो गई थी। हाय, मैं एकदम परेशान सी लगी तो उसने मुझे गोद में खींच लिया। तो सिएटल कैसे आए? ग्रेस ने हम दोनों को इस तरह देखकर पलकें झपकाई और पूछा। हमने अपने पैसे गिने। हमारे पास $600 निकले, पर एक ट्रक ड्राइवर ने लिफ्ट दे दी और घर छोड़ गया। उसने पैसे भी नहीं लिए और अपना खाना भी हमारे साथ बांटा। ज़रा देखो, उसके पास फ़ोन तक नहीं था। कितनी हैरानी की बात है ना? क्रिस्टियन ने आश्चर्य से कहा। इधर हमारी जान निकल रही थी। भाई, आज तो तुम खबर बन गए। क्रिस्टियन ने आंखें नचाई। हाँ, बाहर रिसेप्शन पर कुछ फोटोग्राफर देखकर मैं समझ गया कि मीडिया को भी शामिल कर लिया गया है। सॉरी मॉम, मुझे रास्ते में कहीं रुककर फ़ोन करना चाहिए था, पर घर आने की हड़बड़ाहट में कुछ याद ही नहीं रहा। अच्छा, क्योंकि औसे यहाँ था इसलिए घर आने की इतनी जल्दी थी, मैंने मन ही मन सोचा। ग्रेस ने गर्दन हिलाई। तुम सही सलामत लौट आए, मेरे लिए तो यही बहुत है। मैं उसकी छाती से लग कर थोड़ा संभलने लगी थी, पर आंखों में दोबारा कृतज्ञता के आंसू उमड़ आए थे। मैं दुनिया की सबसे भीनी गंध अपने क्रिस्टियन की गंध के बीच गिरी बैठी थी। कैरिक को अब भी दोनों इंजनों में आग वाली बात पर हैरानी हो रही थी। क्रिस्टियन ने मेरी थोड़ी थाम कर कहा, रोना बंद भी करो। मैंने उल्टे हाथ से नाक पोंछा और बोली, तुम भी गायब होना बंद करो। इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल, यह बात सुनने में कुछ अजीब नहीं लगता? कैरिक बोला। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था, पर अभी तो मैं सोना चाहता हूँ। इन सारी बातों के बारे में कल विचार करूँगा कि आखिर यह हुआ कैसे होगा। तो मीडिया जॉन ले कि मिस्टर ग्रे सही सलामत घर लौट आया है, कैट ने कहा।
हाँ, एंड्रिया और मेरे PR वाले संभाल लेंगे। रॉस ने उसे फ़ोन किया होगा। हाँ, वह भी कह रही थी कि तुम जिंदा मिल जाओ तो उसे भी बता दिया जाए। कैरिक ने मजाक किया। मुझे उस औरत को प्रमोशन देनी चाहिए, पर अभी तो बहुत रात हो गई है, क्रिस्टियन बोला। भले लोगों, जरा गौर करें, मेरे भाई आपको उठाने का संकेत दे रहे हैं। मेरे भाई आपको उठने का संकेत दे रहे हैं। उसे नींद लेनी है, रात बहुत हो गई है, इलियट ने कहा, और क्रिस्टियन ने उसे देखकर मुंह बिचकाया। कैरी, मेरा बेटा ठीक है, अब तुम मुझे घर ले जा सकते हो। हाँ, अब हम भी चैन से सो सकते हैं, कैरिक ने कहा। यहीं सो जाओ, क्रिस्टियन ने कहा। नहीं स्वीटहार्ट, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। क्रिस्टियन ने मुझे बेमन से छोड़ा और काउच से खड़ा हो गया। ग्रेस ने एक बार फिर गले मिलते हुए अपना सिर उसके छाती से टिकाते हुए आंखें मूंद ली। क्रिस्टियन ने उनके आसपास बाहों का घेरा डाल दिया। जब सभी जाने लगे तो हमने उन्हें बरामदे तक छोड़ने गए। मेरे पीछे सीरिया और इरफान के आपस में बातें करने की धीमी आवाज़ आ रही थी, पर पता नहीं चला क्या कि वह बात क्या कह रहे थे। कैट ने मुझे कसकर गले से लगाया। मेरी 12 बरस यात्रा के दौरान यहाँ बहुत कुछ घट गया लगता है। तुम दोनों एक दूसरे के दीवाने हुए पड़े हो। शुक्र है कि वह ठीक ठाक है एना। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। थैंक्स कैट, मैंने धीरे से कहा। हाँ, किसे पता था कि हमें अपने प्यार एक ही वक्त पर मिलेगा, वह भी 2 भाइयों से। वह हंसने लगी। हाँ, हम दोनों आपस में देवरानी जेठानी हो सकते हैं। मैं उस वक्त कैट को बता नहीं सकती थी कि मुझे शादी का प्रस्ताव मिल चुका है। आओ बेबी, इलियट ने उसे पुकारा। एना, कल बात करते हैं, आज तुम थक गई होगी। हाँ कैट, तुम भी तो लंबे सफ़र से आई हो। हम एक बार फिर गले मिले और सभी चले गए। हम अंदर गए तो औ से गलियारे में ही मंडरा रहा था। अच्छा, आप लोग आराम करें, मैं भी चला। तुम्हें पता है कि कौन से कमरे में जाना है? क्रिस्टियन ने पूछा। हाँ, मिसेस जोश ने बता दिया था। क्रिस्टियन ने उसे गुड नाइट कहा और मिसेस जोश के पास कुछ खाने चल दिया। ओह, मैं वहाँ से औसे के साथ अकेली खड़ी हूँ। औसे, तुम्हारे दिलासे के लिए मेहरबानी। एना, जब भी तुम्हारे ये अमीर और हॉट दोस्त खो जाए तो मैं दिलासा देने के लिए तैयार मिलूँगा। औसे, मैंने उसे फटकारा। मजाक कर रहा हूँ, नाराज मत हो। कल सुबह जल्दी निकलूँगा, हम फिर कभी मिलेंगे, ठीक है? हाँ औसे, आज रात के लिए सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की क्या ज़रूरत है? उसने मुझे एक मुस्कान दी और कमरे में चल गया। क्रिस्टियन काउच पर बैठा मुझे ही ताक रहा है। अब हम दोनों के मुश्किल से एकांत मिला है। वह अब भी तुम पर मरता है, समझी? वह बोला। मिस्टर ग्रे, आप कैसे कह सकते हैं? मिसेस स्टिल, मैं भी इन लक्षणों से गुजर चुका हूँ, इसलिए सब समझता हूँ। मुझे तो लगा था कि दोबारा तुम्हें देख ही नहीं सकूँगी, मेरे मुंह से निकल गया। मेरे मन के सारे डर इसी वाक्य के साथ बाहर आ गए। मैंने उसके जूते और जैकेट वहाँ से लिए और आगे आए। अरे तुम रहने दो, मैं उठा लूँगा। क्रिस्टियन भी मुझे ऐसे ही देख रहा है, मानो मैं ही उसकी ज़िंदगी की आखिरी आश हूँ। उसने मुझे कसकर अपने से लपटा लिया। क्रिस्टियन, आंखों में फिर से आंसू झिलमिला उठे। एना, जब मैंने चार्ली को उतारा तो उस समय मेरे दिमाग में केवल तुम ही थी। तुम तो मेरी जादुई तिलस्म हो। शायद तुम्हारी वजह से ही आज मैं बचा हूँ। हम दोनों एक दूसरे के गले लगे, दिलासे दे रहे हैं। मैंने हाथ में पकड़े जूते नीचे लुढ़का दिया और उसे कसकर जकड़ लिया। आओ एक साथ नहाते हैं, उसने कहा। है ना स्टिल, तुम इन आंसुओं के बीच भी कितनी प्यारी दिख रही हो। उसने मुझे चूमा और बोला, तुम्हारे होठ भी कितने मुलायम हैं। ओह, मैंने बाकी सब बातों को भूलकर अपने आप को उसे सौंप दिया। मुझे अपनी जैकेट नीचे रखनी है, इसे गिरा दो, मैंने हौले से कहा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्रिस्टिन बोला। पर क्यों? मुझे हैरानी हुई। उसने जेब से वह छोटा पैकेट निकाला और बोला, मैं इसलिए जैकेट नीचे नहीं फेंक सकता था। उसने पैकेट को काउच पर रख दिया। ऐना, तुम उसे अभी खोलने को कह सकती हो। तकनीकी रूप से आधी रात हो गई है, उसका जन्मदिन तो शुरू हो गया है। भीतर बैठी लड़की ने राय दिया। इसे खोलो, मैंने धड़कते दिल से कहा। मैं भी यही सुनने की उम्मीद में था, मैं भी इसे देखने को बेताब हूँ। उसने अपने हुनरमंद हाथों से पैकेट खोलने में देर नहीं की। उसने एक छोटा आयताकार प्लास्टिक की चैन दिखाई दिया। उस पर बनी तस्वीर के छोटे पिक्सल किसी LED स्क्रीन की तरह ऑन ऑफ हो रहे थे। चाबी के छल्ले पर सिएटल के आकाश को दिखाने के साथ बड़े बड़े अक्षरों में सिएटल लिखा था। उसने उसे एक पल के लिए घूरा और उसके माथे पर हल्की सी सिकुड़न आ गई। इसे पलटो, मैंने अपनी सांस रोकते हुए हौले से कहा। उसने ऐसा ही कहा। उसने ऐसा ही कहा और उसकी आंखें मेरी आंखों से मिली, जिनमें बहुत सारी खुशी और हैरानी एक साथ दिखी। उसके होठ अविश्वास से खुले रह गए। चाबी के छल्ले पर हाँ शब्द जलती बुझती बत्तियों के बीच जगमगा रहे थे। हैप्पी बर्थडे, मैंने हौले से बुदबुदाई। तो मुझसे शादी करोगी? वह हौले से बुदबुदाया। मैंने घबराकर हामी भरी। बेशक उसकी प्रतिक्रिया ऐसी ही तो होनी थी। वह समझता क्यों नहीं कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ।
अपने मुंह से दोहराओ, उसने हुक्म दिया। हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। वह आगे आया और किसी उमंग से भरपूर युवा की तरह मुझे बाहों में भरकर यहाँ वहाँ झुलाने लगा। अरे, वह तो अक्सर ऐसा बर्ताव नहीं करता। आज उसका उत्साह थामे नहीं थम रहा। मैंने उसे बाहों से थाम लिया और मैं अपने हाथों से उसकी फड़फड़ाती मांसपेशियों को महसूस कर सकती हूँ। उसकी हंसी की छूत मानो मुझे भी लग गई। मैं एक ऐसी लड़की बन गई हूँ जो अपने आशिक के नशे में पूरी तरह चूर हो, जिसे दुनिया में किसी और चीज़ की परवाह न रही हो। उसने मुझे उठाकर एक गोल चक्कर लगा दिया और नीचे उतारकर दोनों हाथों में मेरा चेहरा भर लिया। उसकी आंखें एक अलग सी खुशी से चमक रही है। बेबी, भले ही कितने चार्ली टेंगो बिगड़ जाए, पर वे मुझसे तुमसे दूर नहीं कर सकते। चार्ली टेंगो के बारे में तो मैंने सुना था कि बहुत ही बढ़िया यूरोकॉप्टर है, पर आज हुआ क्या? उसके चेहरे पर भी कुछ अनजान से लहराते साए दिखाई दिए। क्या वह मुझे कुछ बताएगा? मैंने उसकी आंखों में झांका। एक मिनट, यह तो तुमने मुझे डॉक्टर की भेंट से पहले ही दिया था, उसने चाबी के छल्ले को हाथ में लेकर कहा। ओह, वह बात तो कहाँ ले जा रहा है? मैंने सीधा सा मुंह बनाकर सिर हिलाया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने कंधे झटके। मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि भले ही डॉक्टर जो भी कहे, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। क्रिस्टियन ने आश्चर्य से पलकें झपकाई। तो कल शाम जब मैं तुमसे जवाब मांगता रहा तो वह मेरे पास पहले से ही था। वह मायूस हो गया। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी प्रतिक्रिया भांपनी चाही। उसने बालों में हाथ फिराया तो मैं समझ गई कि अब तो मुझे इतनी परेशानी में रखा। मिसेस स्टील, मेरे साथ ही ऐसा खेल। उसकी आंखें एक दुष्टता से चमक उठी और चेहरे पर वही जानी पहचाने भाव आ गए। लगता है कि मुझे मेरे गलती की बड़ी हसीन सज़ा मिलने वाली थी। मैं सावधानी से एक कदम पीछे हट गई। मुझसे भागना चाहती हो? अच्छा जी, तो मैं तुम्हें अभी धर पकड़ूंगा। उसकी आंखें एक आनंदी भाव से दमक रही है। मैंने एक और कदम भरते हुए भागना चाहा, पर बेकार रहा। उसने मुझे एक ही झटके में जकड़ लिया और मैं खुशी और हैरानी से चिल्लाई। उसने मुझे कंधे पर लादा और नीचे हॉल में ले गया। क्रिस्टियन, मैंने हौले से कहा। हालांकि जोश तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच सकती थी, पर हमें याद तो रखना ही होगा कि आज हम अकेले नहीं हैं। मैंने हिम्मत करते हुए उसके पिछवाड़े पर धूल जमा दी। उसने भी ठीक वही किया। आउच, मैं चिल्लाई। नहाने का वक्त हो गया है, उसने कहा। मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा, पर यह तो मुझे भी पता था कि वह मनमानी करने में विश्वास रखता है। अगर वह नीचे नहीं उतारना चाहता तो नहीं उतारेगा। पता नहीं क्यों मुझे जोरों की हंसी आने लगी। मुझे नीचे उतारो। मिसेस स्टील, आपका हुक्म सिर आंखों पर। उसने मुझे बाथरूम में जाकर उतारने के बजाय मेरे जूते उतार दिए। मैं तो तेज़ आवाज़ के साथ नीचे आ गिरे। फिर उसने अपनी जेब से बंद फ़ोन, चाबियां, पर्स और चैन निकाल कर रखा और मुझे बाथरूम में ठंडे पानी की बौछार के नीचे कर दिया। क्रिस्टियन, मैं ज़ोर से चिल्लाई। ओह, पानी ठंडा है और मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। सारे कपड़े गीले होने के बावजूद मेरी हंसी नहीं रुक रही। इस बार ज़ोर से चिल्लाई तो उसने नीचे उतार दिया। उसकी अपनी सफ़ेद कमीज और सूट की पैंट भी भीग गया है। उसने अपने दोनों हाथ मेरे चेहरे थामा और एक चुंबन दिया। उसका यह चुंबन इतना प्यारा और मीठा है कि मैं भीगने का एहसास भी भूल गई हूँ। अब गर्म पानी की बौछार के नीचे हम दोनों बस इस दुनिया में कोई और नहीं है। वह लौट आया है, वह सही सलामत है, वह मेरा है। मेरे हाथों ने उसके कमीज को पीछे खींच दिया, जिससे उसकी छाती के बाल दिखने लगे। उसके मुंह से आह निकली, पर उसके होठों से मेरी होठ अलग नहीं हुए। मैंने बटन खोले तो उसने जीभ खोलकर मेरी पोशाक नीचे सरका दी। उसकी जीभ मेरे जीभ से अठखेलियाँ कर रही है और मेरा पूरा शरीर उसके लिए तरस उठा। मैंने उसकी कमीज पकड़कर खींची तो कई बटन टूट कर गिर गए। मैंने उसे धकेलते हुए दीवार से सटा दिए और कमीज बेड़ियों की तरह उसकी कलाई में अटक गई। अच्छा, मुझे जकड़ लिया, पर कफलिंग तो खोलो। मैंने गर्म पानी की बौछार के नीचे उसके कफलिंग खोले और उसने नीचे गिरने दिया। शर्ट उसके बदन से अलग हो गई और उसकी आंखें उस गर्म पानी की तरह ही सुलग रही है। वह लगातार मुझे देखे जा रहा है। उसने मेरी गर्दन के पास वाले हिस्से से गीले बाल हटाए और अपनी जीभ से उस हिस्से को चूमने व चूसने लगा। वह धीरे धीरे मुझे पोशाक से अलग करता गया और चुंबनों की बौछार जारी रही। तुम कितनी सुंदर हो। मेरे बाजुएं मेरे पोशाक वहनत वस्त्रों में उलझी है। मैंने अपने आप को आगे किया और उसके हवाले कर दिया। मैं चाहती हूँ कि वह मेरे बदन से खेले। मैं उसके उभार को महसूस कर सकती हूँ, पर वह मुझे अपनी पैंट क्यों नहीं उतारने दे रहा। अब उसके हाथ मेरे वक्षस्थल से खेलने लगे तो मेरी सारी सोच बदल गई और मैं इस नए अंदाज के बीच झूमने लगी।
उसने मुझे चूमते हुए सारे कपड़े इस तरह उतारे कि वे उसकी कमीज के पास नीचे एक ढेर में बदल गए। मैंने वहाँ रखा बॉडी वाश उठा लिया। मैंने जेल को हाथों में लिया और उसके छाती के पास ले जा मैंने जेल को हाथों में लिया और उसकी छाती के पास ले जाकर अपना अनकहा प्रश्न दोहराया। वह जान गया कि मैं क्या करना चाहती थी। उसने मुझे देखकर आगे बढ़ने का संकेत दिया। मैंने साबुन लिया और उसकी छाती पर मलने लगी। वह स्थिर खड़ा रहा। एक ही पल बाद उसके हाथों ने मेरे नितंबों को जकड़ लिया, पर उसने मुझे अपनी ओर पास खींच लिया। क्या यह ठीक है? मैंने हौले से पूछा। हाँ, मुझे याद आ गया कि हम दोनों ऐसे ही कितने बार एक साथ नहा चुके हैं, पर अब मैं उसे छू सकती हूँ। मैंने उसके शरीर के एक हिस्से को बड़े ही आराम से साफ़ किया और मेरे हाथ उसकी पैंट की बेल्ट पर आकर टिक गए। मेरी बारी। उसने वहाँ रखा शैम्पू उठाया और अपने हाथों में ले लिया। उसने अपने हाथ में लगे शैम्पू को मेरे बालों में लगाया और अपनी उंगलियों से मालिश सी करने लगा। ओह, इतने तनाव के बाद मुझे यही चाहिए था। मैंने उसकी हंसी सुनकर एक आंखें खोली तो वह बोला, तुम यही चाहती थी ना? मैं भी। उसने मेरा माथा चूम लिया और मेरे हाथ व सिर की मालिश सी करने लगी। घूम जाओ। मैंने वही किया जो उसने कहा था। ओह, मेरे सिर में उसकी उंगलियों का स्पर्श। क्या इससे प्यारा एहसास भी कोई होता है? फिर उसने मुझे पानी की बौछार के नीचे कर दिया। अपना सिर पीछे कर लो। मैंने उसका काम खत्म होने के बाद कहा, मैं तुम्हें हर जगह से नहलाना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराते हुए हाथ खड़े कर दिए, मानो कह रहा हो मैं तुम्हारा हूँ, चाहे जो मर्जी कर लो। मैंने एक ही पल में बाकी कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए और स्पंज वह बॉडी वॉश उठा लिया। ओह, ऐसा लगा कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई। मिसेस स्टील, मुझे तो हमेशा आपको देखकर खुशी होती है। मैंने स्पंज पर साबुन लगाकर उसे उसके शरीर के हर हिस्से की यात्रा पर रवाना कर दिया। और फिर मेरा स्पंज। ओह, मैं उसकी इन नज़रों को पहचानती हूँ। अब वह मुझे ऐसे देखता है तो मेरे भीतर बैठी लड़की बहुत रोने बिसूरने के बाद गहरे लाल रंग की लिपस्टिक लगाए सामने खड़ी है। अचानक ही उसे कुछ याद आ गया। आज तो शनिवार है। वाह! उसने इतना गहरा चुंबन दिया कि मुझे सांस लेने भारी पड़ने लगा और उसके हाथ मेरे शरीर पर तेज़ी से रेंगने लगे। उसने एक हाथ से मेरे गीले बालों को थाम रखा है। उसकी उंगलियां। मैंने सिसकारी भरी। हाँ बेबी, अपनी टांगें मेरे आसपास लपेट लो। मैं उसकी गर्दन से लिपट गई। उसने मुझे फव्वारे के दीवार से सटा दिया और घूर घूर कर देखने लगा। मैंने पलकें मूंदी तो आदेश आया, आंखें खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। उसने मुझे देखते देखते मेरे शरीर पर अपना अधिकार कर लिया और मैं उसकी त्वचा का स्पर्श से खिल उठी। वह एक बारगी थामा और बोला, एनेस्टेशिया, तुम मेरी हो, हमेशा हमेशा तुम्हारी। उसने एक विजयी मुस्कान दी और बोला, अब चूँकि तुमने हाँ कह दिया है इसलिए हम सबको यह बता सकते हैं। उसने मेरे मुंह को अपने हाथों से थामा और धीरे धीरे हिलने लगा। मैं और मेरा मन, बस इस दुनिया में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है। मैंने अपने शरीर को उसके शरीर की हिलती लय और ताल के हवाले कर दिया। उसके दांत मेरे जबड़े, ठोड़ी और गर्दन के आगे पीछे घूम रहे हैं। मैं उसके साथ से मिल गई इस भरेपन को एहसास में मग्न हूँ और मेरा पूरा शरीर मानो उसके आसपास खिलता जा रहा है। आज मैं उसे खो सकती थी। मैं उससे प्यार करती हूँ। मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अचानक ही उसके लिए प्यार और भावों से घिर गई। मैं अपनी सारी ज़िंदगी इस इंसान को प्यार करते हुए बिता दूंगी। मैंने इसी सोच के साथ चरम सुख की सीमा को अनुभव किया और उसका नाम लेकर चिल्लाई। मेरे गले से आंसू लुढ़कने लगे। वह भी मेरे ही साथ पार उतरा और मुझे सराबोर कर दिया। वह अपना चेहरा मेरे गर्दन में गड़ाए फर्श पर ही लुढ़क गया। उसने मुझे कसकर जकड़ा हुआ है। मेरे चेहरे और गालों पर पानी से बहते आंसुओं को चूम रहा है। मेरी उंगलियां तो देखो, पानी में सिकुड़ गई है। वह मेरी उंगलियों को एक एक कर चूमने लगा। हमें अब पानी से बाहर आना चाहिए। मैं यही ठीक हूँ, मैंने उसकी टांगों के बीच बैठते हुए कहा और उसने मुझे थाम लिया। पर कुछ ही मिनटों में मुझे थकान महसूस होने लगी। पिछले सप्ताह में इतना कुछ घट गया है। लोगों की पूरी ज़िंदगियों में इतना सब कुछ नहीं होता होगा और अब मैं शादी करने जा रही हूँ। ना चाहने पर भी होठों से हंसी निकल पड़ी। मिसेस स्टील, किस बात की इतनी खुशी है? उसने प्यार से पूछा। यह सप्ताह कितना व्यस्त रहा? उसने खीसे निपोरे। हाँ, सो तो है। शुक्र है कि मिस्टर ग्रे कि आप सही सलामत लौट आए। मैं भी डर गया था। उसने अपने दिल की बात कही। पहले? हाँ, तो तुमने परिवार को शांत करने के लिए कहानी को बदल कर पेश किया। हाँ, मैं लैंडिंग के लिहाजे से बहुत नीचे था, पर किसी तरह बात बन गई। हाय, कितनी देर का उत्तर पड़ा था। मेरी आंखें नम हैं आना। बस कुछ ही सेकेंडों की देर और होती तो मुझे तो लगा था कि तुम्हें दोबारा नहीं देख सकूंगा। मैंने उसे कसकर गले से लगा लिया।
क्रिस्टियन, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि तुम्हारे बिना जीने की कल्पना तक नहीं कर सकती। मैं भी, उसने उस सांस भरी। तुम्हारे बिना मेरा जीवन कितना खाली रह जाता। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती। मैंने उसकी गर्दन चूमी और उसने मुझे चूम लिया। एक पल के बाद वह मुड़ा और बोला, चलो तुम्हें सुखा दूँ। तुम कितनी थकी लग रही हो और मैं भी पस्त हूँ। मैंने उसके शब्द के चैन पर अपनी गर्दन एक और झुकाई और उसने भी ऐसा ही किया। मिसेस स्टिल कुछ कहना चाहती है? मैंने गर्दन हिलाई और लड़खड़ाते पैरों से खड़ी हो गई। मैं पलंग पर बैठी हूँ। क्रिस्टियन ने मेरे बाल सुखाने की आग्रह किया। वह इस काम में माहिर है। सुबह के 2 बजे है और मैं सोने को तैयार हूँ। क्रिस्टियन पलंग पर बैठने से पहले हाथों में की चेन को लेकर उलट पुलट रहा है। उसने एक बार फिर से अपनी गर्दन हिलाई, मानो उसे यकीन नहीं आ रहा हो। ये कितना प्यारा है। मुझे आज तक जन्मदिन का ऐसा तोहफा नहीं मिला। यह तो मेरे हस्ताक्षर किए हुए गुइस्पर्डी डी नटोल के पोस्टर से भी कहीं बेहतर है। मैं तुम्हें पहले ही बता देती, पर तुम्हारा जन्मदिन आ रहा था। किसी ऐसे बंदे को दे भी कह सकते हैं जिसके पास सब कुछ हो। मुझे लगा कि मैं तुम्हें अपना आप ही दे दूँ। उसने मुझे पीठ की और बाहों में कसा और पलंग पर लिटाकर बोला, ये बिल्कुल बढ़िया है, तुम्हारी ही तरह। क्रिस्टियन, मैं कोई बढ़िया या संपूर्ण नहीं, एक आम इंसान हूँ। उसने मेरे बालों में नाक फिराए। क्रिस्टियन, तुम पोर्टलैंड से जल्दी इसलिए आना चाहते थे क्योंकि मैं यहाँ जोश के साथ अकेली थी, इसलिए तुम्हें फ़ोन तक करने का होश नहीं रहा। उसने कुछ नहीं कहा। मैंने मुड़कर देखा। हद हो गई। क्या तुम नहीं जानते कि आज तुमने मुझे और अपने परिवार को कितना कष्ट दिया है? हम तुम्हें कितना प्यार करते हैं। उसने पलकें झपकाए और शर्मीली सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि तुम सब इतने परेशान हो जाओगे। मैंने होठ भींच लिए। तुम्हारे मोटे भेजे में यह बात कब आएगी कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं? मोटा भेजा? उसने आंखें हैरानी से फैल गई। हाँ, मोटा भेजा। जी हाँ। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे भेजे की हड्डियाँ ज़्यादा मोटी है। मैं गंभीर हूँ, मेरी बात को मजाक मत करो। मैं अब भी नाराज़ हूँ। शुक्र है कि तुम सही सलामत लौट आए। जब मैं सोचती हूँ तुम जानते हो कि मेरे मन का डर क्या था। उसकी आंखें मुलायम हो गई। माफ़ कर दो उन्हें प्लीज़। तुम्हारी बेचारी मॉम, मैं तो उन्हें तुमसे मिलते देखकर भावुक हो उठी थी। हाँ, मैंने भी उन्हें कभी इस रूप में नहीं देखा। हाँ, अक्सर वे अपने पर काबू रखती है, पर आज तो देखो सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। अब तो तुम्हें इस बात पर यकीन करने लग जाना चाहिए। मैंने आगे झुककर उसे एक चुंबन दिया और कहा, हैप्पी बर्थडे क्रिस्टियन। मुझे खुशी है कि आज यह दिन मनाने के लिए हम दोनों साथ हैं। वैसे तुमने देखा नहीं कि मैंने तुम्हारे कल के लिए क्या इंतज़ाम किया है? मतलब आज के लिए? और भी कुछ है? जी हाँ मिस्टर ग्रे, पर आपको उसके लिए इंतज़ार करना होगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद कर